हेलो एवरीवन, आई एम सी मितेश पवार। आज के लेक्चर में हम आईएस 8 बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे। आईएस 1 डिलीट होने के बाद उसका कुछ कंटेंट आईएस 8 में ट्रांसफर हुआ है और कुछ कंटेंट IFRS 18 में ट्रांसफर हुआ है। तो आईएस 8 में क्या ट्रांसफर हुआ? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसफर हो गया है। इस वजह से इस स्टैंडर्ड का नाम अब चेंज हो गया है। अभी इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका पहले नाम कुछ और था। क्या नाम था पहले? भूल जाओ ना अब उसको। नया नाम याद रखो। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? नाम चेंज हो चुका है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या कवर करता है आईएस 8। तो चार चीजें कवर करता है: अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रायर पीरियड एरर्स और बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। ये नया ऐड हुआ है, ठीक है? पहले ये तीन चीजें कवर करता था। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में क्या बोलता है आईएस 8? अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बोलता है कि जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करोगे उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करना इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जैसे आपके पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, आप उसको कॉस्ट मॉडल पर मेजर करते हो, ठीक है ना? आप कौन सा मॉडल फॉलो करते हो? कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो। आपके पास रिवोल्यूशन मॉडल भी है, लेकिन आप कौन सा फॉलो करते हो? आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी? कॉस्ट मॉडल पर रखने की अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी। तो आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, हर साल आप कॉस्ट मॉडल पर ही दिखाओ। क्या होगा अगर आप अलग अलग इनकंसिस्टेंटली फॉलो करते हो? तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ईयर 1 में आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया, ईयर 2 में रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हो, ईयर 3 में कॉस्ट मॉडल पर आ गए वापस, तो इससे क्या होगा? इससे कंपेरेटिव हो पाएंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आईएस 8 बोलता है कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने जो चूज करी है वो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस पॉसिबल है क्या? क्या हम ऐसा है क्या? जैसे हमने पीपी जब परचेस करी थी तब तो हम कॉस्ट मॉडल के बेसिस पर मेजरमेंट कर रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है, अब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल पर अगर हम पीपी को दिखाएंगे तो वो ज्यादा रिलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन दे पाएगा। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। या फिर अगर आईएफआरएस से चेंज हो गया, क्या हो गया? कोई नया आईएफआरएस आ गया, वो बोलता है कि आप कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं कर सकते, आपको रिवैल्यूएशन मॉडल पर जाना पड़ेगा फिर तो, है ना? यानी कि जब आईएफआरएस आ जाए कोई नया, या फिर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ज्यादा, मतलब कि मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन जाएगी, तो अलाउड है। तो देखो, जो एग्जाम में आएगा वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन है ना? तो जो जो पॉइंट पूछे जा सकते हैं उस पर डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउड है क्या? हाँ, अलाउड है। व्हेन रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस आर द न्यू पॉलिसी प्रोवाइड मोर रिलायबल एंड मोर रिलीवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको जो इफेक्ट होता है वो कैसा देना होता है? आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए हम फीफो मेथड यूज कर रहे थे पहले, अब हम किस पर जा रहे हैं? हम वेटेड एवरेज मेथड पर जा रहे हैं। तो हम ये सोचेंगे कि अगर शुरुआत से ही हमने अगर वेटेड एवरेज मेथड लगाया होता तो आज इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती, और आज हमारे प्रॉफिट या यानी कि रिजर्व क्या होते, तो हम वो निकालते हैं। तो हम पिछले साल में जाके तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ओपनिंग रिजर्व को, और हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेरेटिव को भी दिखाना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। चलो ये देखो, जब भी चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। एग्जांपल के लिए समझो, इन 2025 द कंपनी चेंज इट्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। फीफो से वेटेड एवरेज पर चले गए। कहाँ से? फीफो से वेटेड एवरेज पर चले गए। ठीक है। इन्वेंट्री कितनी थी पिछले साल? पिछले साल का पता होना चाहिए हमें। फीफो मेथड में कितनी थी? $100,000। अगर हम वेटेड एवरेज लगाते तो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आती? 90,000 आती। कितनी आती? 90,000 आती, है ना? तो कितना डिफरेंस है? 10,000 का डिफरेंस है। तो 10,000 से आपकी इन्वेंट्री ज्यादा आ रही होगी ना? ओवर स्टेटेड। देखो, इन्वेंट्री वॉज ओवर स्टेटेड बाय $10,000 अंडर फीफो मेथड। तो अब क्या करें हम? हमने क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो डिसाइड करो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो रही है। क्या हो रही? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो रही है। इसका इफेक्ट कैसे देना पड़ेगा? हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? चलो देखते हैं। एडजस्ट करना पड़ेगा हमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग एडजस्ट करने के लिए क्या करोगे? आप अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे, रिटेन अर्निंग को कम कर दोगे 10,000 से, और इन्वेंट्री की वैल्यू कम करना पड़ेगी ना। ओवर स्टेटेड थी तो हमने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। चलो ये तो समझ में आ गया। सर कंपेरेटिव कैसे देते हैं? तो ये देखो कंपेरेटिव, हम क्या करेंगे? एक एडिशनल कॉलम बनाएंगे, है ना? पिछले साल अगर आप देखोगे ना, इस साल की बैलेंस शीट बनेगी 2025 की, है ना? हमारे पास ऑलरेडी 2024 की बनी हुई है एक बैलेंस शीट, तो हम उसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर हो नहीं पाएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या बना रहे हैं? एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रीस्टेट कंपेरेटिव फिगर्स।
तो अगर हम अब इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच करेंगे, क्योंकि अब इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने, वेटेड एवरेज के बेसिस पर बने, तो हमें वेटेड एवरेज के बेसिस पर एक कॉलम बनाना होगा जिसको कंपेरेटिव्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम दिखाएंगे इन्वेंट्री कितने पर दिखाएंगे, 10,000 कम करके दिखाएंगे, यानी कि 90,000 पर आएगी हमारी इन्वेंट्री। प्रॉफिट क्या करेंगे, 10,000 से कम करके दिखा देंगे, रिटर्न अर्निंग 10,000 से कम करके दिखा देंगे। तो अब ये क्या हो गया, कंपेरेटिव हो गया, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम चलो अब आते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पर। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, जजमेंट होते हैं, है ना, जो हम लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर लेते हैं। एग्जांपल के लिए, आपने कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेस करा, तो आप क्या लगाते हो, एस्टिमेशन लगाते हो। किस बात का एस्टिमेशन लगाते हो, कि इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है, इसकी एक्सपेक्टेड रेसिजुअल वैल्यू कितनी है ना। तो ये क्या लगा रहे हो आप, एस्टिमेशन लगा रहे हो। तो एस्टिमेशन चेंज हो सकते हैं क्या, हाँ एस्टिमेशन चेंज हो सकते हैं। कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें तो हमारा एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमने कोई मशीन परचेस करी थी, तब हमने एस्टिमेशन लगाया था 10 साल मशीन चलेगी। अब हमें क्या लगता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो अब हमें लगता है कि नहीं, हम इसका यूज अब केवल 2 साल ही कर पाएंगे। तो जैसे हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारा क्या हो जाता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो जाता है। तो हम अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर सकते हैं क्या, यस। और इसका इफेक्ट कैसे देना है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं जाता, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाता है, यानी कि करंट पीरियड से ही इसका इफेक्ट जाएगा, हमें रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रायर पीरियड एरर्स पर। प्रायर पीरियड एरर मतलब हमने कुछ गलती कर दी थी, हमारे से कोई गलती हो गई थी, जानबूझकर या फिर ओमिशन में, है ना, वॉट एवर कैसी भी हो, है ना, या तो ओमिशन हो या फिर मिस स्टेटमेंट हो फ्रॉम अर्लियर पीरियड। तो पिछले साल की ये गलतियां हैं, अब पिछले साल में तो एडजस्ट करने नहीं जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर में उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, वही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। हम क्या करेंगे, ओपनिंग रिटेन अर्निंग को एडजस्ट कर देंगे और एक कंपेरेटिव फिगर्स दे देंगे, है ना। तो प्रायर पीरियड एरर्स और अकाउंटिंग पॉलिसी में एक जैसा ही ट्रीटमेंट होता है, ध्यान रखना, दोनों में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन है सारा जो अभी हमने देखा। चेंज इन पॉलिसी कब करते हो, जब कोई नया आईएफआरएस हो या मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। चेंज इन एस्टिमेट कब आता है, कोई नई इंफॉर्मेशन मिल गई उसकी वजह से आपका ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एस्टिमेट। प्रायर पीरियड एरर मतलब कोई इनकरेक्ट एप्लीकेशन करी होगी हमने अर्लियर ईयर में। चलो, एप्लीकेशन देखो, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं हम, इसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, यानी कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड में रेट्रोस्पेक्टिव और इसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या क्या करना पड़ेगा ये देने के लिए, रीस्टेट करना पड़ेगा हमें कंपेरेटिव, क्या इसमें करना पड़ेगा, यस इसमें करना पड़ेगा। इसमें नहीं करना होता, इसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है सिर्फ। और इसमें क्या करना होता है आपको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है। एडजस्ट करेंगे क्या, रिटर्न अर्निंग ओपनिंग रिजर्व, यस इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाता है। चलो, अब सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, सर हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते हैं कि चेंज इन पॉलिसी है या चेंज इन एस्टिमेट है। अगर ये पता होगा तभी तो हम उसका इफेक्ट दे पाएंगे कि उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। तो बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता हूँ। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन का मतलब होता है जजमेंट। क्या होता है, जजमेंट। जब भी आपके जजमेंट में चेंज आएगा तो उसको बोलना आप चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। बाकी चेंजेस क्या है फिर, अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना। अब हम बहुत लिमिटेड टाइम में ये रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। जब भी जजमेंट में चेंज आएगा तो वो चेंज इन एस्टिमेट है। फिर दूसरे टाइप का चेंज क्या है, फिर उसको बोल लो आप चेंज इन पॉलिसी। एग्जाम्पल के लिए समझा दूंगा आगे, है ना, और क्लियरिटी आएगी। चलो, इन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी की ओर आता हूँ। डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज हो रही है, क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन, पहले आप एसएलएम यूज कर रहे थे, आप डब्ल्यूडीवी यूज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर एस्टिमेशन चेंज हो रहा है। क्यों एस्टिमेशन चेंज हो रहा है, पहले आपने सोचा था कि आपको एक जैसे बेनिफिट मिलेंगे, तो इसलिए आपने एसएलएम मेथड चूज करी। पहले आपको लगता था कि आपके जो बेनिफिट है वो हर साल रिड्यूस होते जाएंगे, यानी कि आपने डब्ल्यूडीवी मेथड चूज करी होगी। तो जब भी आपका एस्टिमेशन चेंज हो रहा है, जब भी आपका जजमेंट चेंज हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एक और एग्जांपल ले लो, आपने जब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेस करी थी, तब पीपीई की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपने क्या सोचा था, क्या जजमेंट लगाया था, 10 साल चलेगी, 10 ईयर्स चलेगी। अब आपको लगता है कि 5 ईयर ही चलेगी ओनली, तो मतलब आपका जजमेंट चेंज हो गया। रेसिजुअल वैल्यू रिवाइज्ड कर दिया आपने, आपको लगता था पहले रेसिजुअल वैल्यू मिलेगी 10,000, अब आपको लगता है ओनली 2,000 मिलेगी, मतलब आपका जजमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है, इसमें से ये एक आधा एग्जांपल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब आते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पर। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है,
मतलब कोई रूल चेंज हो रहा है ना, कोई रूल चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर यूजफुल लाइफ चेंज हो रही थी, क्या रूल था क्या कोई, कि जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट परचेस करी तो आप उसको 10 साल ही चलाओगे या 20 साल ही चलाओगे, नहीं। अब यहाँ पर क्या है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, आपके प्रिंसिपल्स चेंज हो रहे हैं। जैसे रूल क्या है, पीपी को आप या तो कॉस्ट मॉडल पर रख सकते हो या फिर रिवोल्यूशन मॉडल पर रख सकते हो। तो ये दो प्रिंसिपल में से हम एक प्रिंसिपल चूज कर लेते हैं, एक रूल चूज कर लेते हैं दोनों में से, है ना। मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्शन कर रहे होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का। तो हमने कॉस्ट मॉडल पर रखी थी, अब हम रिवोल्यूशन मॉडल पर जा रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। फीफो से वेटेड एवरेज पर जा रहे हो या वेटेड एवरेज से फीफो पर जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो मेजरली अगर देखा जाए ना तो यहीं से पूछ लिया जाएगा एग्जांपल। चलो, प्रायर पीरियड एरर मतलब पास्ट में हमने कोई गलती करी होगी, अब वो गलती सुधारने का मौका आ रहा है तो करंट ईयर में सुधार दो, इसको क्या बोलेंगे, प्रायर पीरियड आइटम। इसका इफेक्ट कैसे देंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल बता दिया है ना इन्वेंट्री का, सेम वैसे ही इसको भी करना है। चलो, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, जैसे आपने डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड नहीं करा, या मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी थी इन्वेंट्री कैलकुलेशन में, या रेवेन्यू आपने इनकरेक्टली रिकॉग्नाइज कर ली थी, एनआरवी इग्नोर्ड थ्रू इन्फो अवेलेबल, आपके पास इन्फो थी लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, लीज इनकरेक्टली क्लासिफाइड हो, या इन्वेंट्री डबल काउंटेड हो, या फ्रॉड लेंट अंडर एस्टिमेट ऑफ द प्रोविजन, है ना। तो आपने चाहे फ्रॉड किया हो या आपसे एरर हुई, सारी टाइप की एरर यहाँ पर आ जाएगी। पास्ट में हो चुकी है, अब पास्ट में जाके तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे देते हैं, हम जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, ओपनिंग रिजर्व है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं और एक कंपेरेटिव फिगर से दिखा देते हैं, दैट्स इट। चलो, तो ये एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको। चलो, नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। तो मैं आपको समराइज्ड मैनर में समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है ना। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना चाहिए, फेयर प्रेजेंटेशन देना चाहिए। फेयर प्रेजेंटेशन देना चाहिए मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो इकोनॉमिक सब्सटेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड होना चाहिए, ना कि लीगल बेसिस पर। जैसे एग्जांपल के लिए, हम कोई हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लीज पर लेते हैं, तो उसके हम ऑनर नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको आरओयू एसेट से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, आरओयू एसेट से दिखाते हैं, क्यों, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन दे, ट्रू इकोनॉमिक रियलिटी को शो करे, ठीक है। चलो, ये क्या बोलता है, और आप जितने भी आईएफआरएस है उसका कंप्लाइंस करोगे, है ना, और आप लिखोगे भी कि आपने सारे आईएफआरएस का कंप्लाइंस किया हुआ है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन है क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है ना। मतलब हम ऐसा मानते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं कि जो एंटाइटी है उसके ऑपरेशन फॉरसेबल फ्यूचर में बंद नहीं होंगे, चलते रहेंगे। हम ऐसा ही मान के चलते हैं ना कि एंटाइटी बंद नहीं होने वाली, चलते रहेगी। लेकिन अगर हमें कुछ अनसर्टेनिटी लगती है, हमें कुछ अनसर्टेनिटी लगती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसका डिस्क्लोजर देना होता है। और अगर मान के चलो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तो हमें फिर डिफरेंट बेसिस पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होते हैं। किस बेसिस पर, डिफरेंट बेसिस पर, यानी कि लिक्विडेशन के बेसिस पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट है आपका अक्रूवल बेसिस, है ना, ये भी आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। तो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, अक्रूवल के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आपको क्या देना होता है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर देना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो या रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहे हो, आप इसको डिस्क्लोज करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दैट्स इट। चलिए, तो आईएस 8 का लास्ट मिनट रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।